आप सुन रहे हैं 3 जनवरी 2022 का संपादकीय प्रभात। आइए देखते हैं। आर्टिकल है इम्तिहान अभी और भी है। ये लिख रहे हैं आशुतोष चतुर्वेदी, जो प्रधान संपादक हैं प्रभात खबर से। जैसे तैसे 2021 विदा हुआ और हम 2022 में प्रवेश कर गए। साल 2021 चुनौती भरा साल था। कोरोना महामारी ने मानव अस्तित्व को बड़ी चुनौती पेश की, पर हम सब उससे पार पाने में सफल रहे। जीवन की गाड़ी फिर से पटरी पर आ गई थी कि 2022 की शुरुआत में ही हमें वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट से दो चार होना पड़ रहा है, जिसने दुनिया भर में दहशत फैला दी है। उम्मीद की जा रही है कि ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट की तरह घातक नहीं होगा। देश कोरोना के लिए बेहतर तैयार है। हमारे शस्त्रागार में अब कई टीके और प्रभावी दवाएं हैं। पिछली लहर के कठोर सबक भी हमें याद है। अब बूस्टर डोज की भी अनुमति मिल गई है। ओमिक्रॉन से बचाव के लिए भी हमारे पास वही तरीके हैं जो अन्य वेरिएंट के लिए हैं, यानी वैक्सीन, मास्क, दूरी बनाए रखना। साथ ही वैक्सीन लेने से वायरस के नए म्यूटेशन के मौके भी सीमित हो जाएंगे। हमें अब भी बचाव के प्रति अधिक सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। भारतीय मनीषियों ने कहा है कि बीती ताही विसार दे, आगे की सुध ही ले। सार यह है कि पिछले साल से सबक लेकर भविष्य की ओर देखें। वैज्ञानिकों का मानना है कि हमें कुछ वर्ष तक कोरोना के साथ ही जीना होगा और इसी में से रास्ता निकालना होगा। विधानसभा चुनावों के मौसम में हम उम्मीद करते हैं कि सभी दल सावधानी बरतेंगे। ये चुनाव कोरोना के विस्तार के वाहक नहीं बनने चाहिए। यह जानना जरूरी है कि अर्थव्यवस्था ओमिक्रॉन रूपी तलवार की धार पर चल रही है। कमज़ोर खपत और मुद्रास्फीति ने आर्थिक संतुलन को गड़बड़ा दिया है। इसलिए वायरस को नियंत्रित रखना बेहद ज़रूरी है। इस वर्ष 15 अगस्त को देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होंगे। यह बहुत महत्वपूर्ण अवसर है, जब हम इतिहास का सिंहावलोकन करें और भविष्य का चिंतन करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2021 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से आज़ादी का अमृत महोत्सव शुरू करते हुए कहा था कि आज़ादी का अमृत महोत्सव यानी आज़ादी की ऊर्जा का अमृत, स्वाधीनता सेनानियों से प्रेरणाओं का अमृत, नए विचारों का अमृत, नए संकल्पों का अमृत और आत्मनिर्भरता का अमृत। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी। अंग्रेजी शासनकाल में भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार नहीं था। महात्मा गांधी ने देश के दर्द को महसूस किया और इसे जन जन का आंदोलन बनाया। हाल के दिनों में महात्मा गांधी को अपमानित करने का प्रचलन कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। यह महात्मा गांधी के विचारों की ताकत ही है कि उनके विचार आज भी जिंदा है। देश व दुनिया में बड़ी संख्या में लोग आज भी उनके विचारों से प्रेरणा लेते हैं। उनकी बातें
सरल और सहज लगती हैं, उनका पर उनका अनुसरण करना बेहद कठिन है। महात्मा गांधी का मानना था कि नैतिकता, प्रेम, अहिंसा और सत्य को छोड़कर भौतिक समृद्धि और व्यक्तिगत सुख को महत्व देने वाली आधुनिक सभ्यता विनाशकारी है। गीता ने गांधी को सर्वाधिक प्रभावित किया था। गीता के 2 शब्द को उन्होंने आत्मसात कर लिया था। इसमें एक था अपरिग्रह, जिसका अर्थ है मनुष्य को अपने आध्यात्मिक जीवन को बाधित करने वाली भौतिक वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। दूसरा शब्द है समभाव। इसका अर्थ है दुख सुख, जीत हार सब में एक समान भाव रखना। हाल में केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानूनों को वापस ले लिया है। इन्हें रद्द करने की मांग को लेकर किसान लगभग पिछले 1 साल से विरोध कर रहे थे। आंदोलन के लाभ हानि को छोड़ दें तो एक अच्छी बात यह है कि इनसे किसानों और उनकी समस्याओं को विमर्श में ला दिया है। हमें खेती किसानी के बारे में नए सिरे से सोचना होगा। खासकर छोटे किसानों के समग्र संकट है, क्योंकि खेती लाभकारी काम नहीं रह गई है। उनका उत्पाद तो मंडियों तक भी नहीं पहुंच पाता है। बीच में ही बिचौलिए उन्हें औने पौने दामों में खरीद लेते हैं। यही वजह है कि आज किसान कर्ज में डूबा हुआ है। केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य में खासी वृद्धि की है, पर खेती में लागत खासी बढ़ गई है। कुछ अन्य व्यवहारिक समस्याएं भी हैं, जैसे सरकारें देर से फसल की खरीद शुरू करती हैं, तब तक किसान आड़तियों को फसल बेच चुके होते हैं। भूमि के मालिकाना हक को लेकर भी विवाद पुराना है। जमीन का एक बड़ा हिस्सा बड़े किसानों, महाजनों और साहूकारों के पास है, जिस पर छोटे किसान काम करते हैं। ऐसे में अगर फसल अच्छी नहीं होती तो छोटे किसान कर्ज में डूब जाते हैं। बड़े किसान प्रभावशाली हैं। वे सभी सरकारी सुविधाओं का लाभ भी लेते हैं और राजनीतिक विमर्श को भी प्रभावित करते हैं। किसानों को भी अपने तौर तरीके को बदलना होगा और नई तकनीक व विधाओं को अपनाना होगा। उन्हें नकदी फसलों की ओर भी ध्यान देने के साथ मछली, मुर्गी और पशुपालन से भी अपने को जोड़ना होगा, तभी यह फायदे का सौदा बन पाएगी। स्वास्थ्य पर कोरोना का जो भी असर हो, एक असर तो हमारे सामने है कि इसने तकनीक पर हमारी निर्भरता को बढ़ा दिया है और हमारे आचार व्यवहार को बदल दिया है। हमें आत्मकेंद्रित बना दिया है। इमर्सिव वर्चुअल रियलिटी स्पेस यानी मेटावर्स की अवधारणा ने इसे एक नया आयाम जोड़ दिया है। आप एक विशेष हेडसेट लगाकर सामान्य रूप से जुड़े सहयोगियों के साथ बैठकों में भाग ले सकते हैं। दोस्तों के साथ पुरी या गोवा के समुद्र तट पर चहलकदमी कर सकते हैं। यह तकनीक विदेशों में जोर पकड़ रही है।
वैज्ञानिकों का दावा है कि इससे वास्तविकता और आभासी दुनिया के बीच की दूरी मिट जाएगी। लेकिन पिछले साल का सबक यह है कि तकनीक का नियंत्रित इस्तेमाल करें। तकनीक दो तरफा तलवार है। मोबाइल हम सबको जकड़ता जा रहा है। मुझे कोरोना काल से पहले लंदन में आयोजित BBC के लीडरशिप समिट में हिस्सा लेने का मौका मिला था। उसमें एक प्रस्तुति में बताया गया कि ब्रिटेन में हर व्यक्ति प्रतिदिन औसतन 2617 यानी 2617 बार अपने मोबाइल फ़ोन को छूता है। कोरोना काल के बाद तो तकनीक पर निर्भरता और बढ़ी है। आधुनिक तकनीक के कैसे तारतम्य बिठाना है। नए साल में हमें इस पर गंभीरता से विचार करना होगा। और अंत में हरिवंश राय बच्चन की कविता की चंद पंक्तियाँ। नवीन वर्ष में नवीन पथ वरो, नवीन वर्ष में नवीन प्रण करो, नवीन वर्ष में नवीन रस भरो, धरो नवीन देश विश्व धारणा। अब देखते हैं दूसरा आर्टिकल है न्यायालयों में तकनीक। क्या है? न्यायालयों में तकनीक। हमारे जीवन के हर हिस्से में डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना काल में तो इसने यह भी साबित कर दिया कि आपातकाल स्थितियों में इसका महत्व कुछ अधिक ही है। लेकिन व्यापक उपयोगिता और संभावनाओं से परिचित होने के बाद भी तकनीक को अपनाने में कई लोगों में हिचक भी बाकी है। न्यायालयों में भी डिजिटल संसाधनों का विस्तार हो रहा है, पर उसकी गति अपेक्षित नहीं है। इसे रेखांकित करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश DVI चंद्रचूड़ ने उचित ही कहा है कि कागजात पर अपनी निर्भरता को कम करते हुए जब न्यायपालिका तकनीक को अपना रही है तो यह जरूरी है कि उसे लेकर मानसिक सोच में भी बदलाव हो। यदि हम उसके महत्व और क्षमता को ठीक से समझ लेंगे तो उसे इस्तेमाल करना भी आसान हो जाएगा। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ सर्वोच्च न्यायालय की इस समिति के प्रमुख भी हैं, जो मौजूदा मामलों के दस्तावेजों को डिजिटल रूप से बदलने में लगी है। इस प्रक्रिया में लंबित मामलों को रोजाना डिजिटल करने की योजना है। हमारे देश में लंबित मामलों की संख्या बड़ी है। ऐसा करने से दस्तावेज से न केवल मामले से जुड़े लोगों की पहुंच आसान हो जाएगी, बल्कि उनकी सुनवाई भी जल्द हो सकेगी। कुछ दिन पहले ही सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि जमानत के आदेश तुरंत जेल अधिकारियों को मिलने चाहिए ताकि बंदी को तत्काल छोड़ा जा सके। प्रक्रिया की देरी का खामियाजा किसी और को नहीं भुगतना चाहिए। अगर सभी संबद्ध कागजात डिजिटल के रूप में होंगे तो दोनों पक्ष और जज उन्हें आसानी से देख सकेंगे। यह जगजाहिर तथ्य है कि अक्सर दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने से सुनवाई टल जाती है तथा अदालतों पर लंबित मामलों का बोझ बढ़ता जाता है। सर्वोच्च न्यायालय और कई उच्च न्यायालयों में निर्णयों का तत्काल ऑनलाइन करने की प्रक्रिया पहले से लागू है। इसका विस्तार किया जाना चाहिए। देश में जिस प्रकार से स्मार्टफोन, कंप्यूटर और इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ रहा है,
उसके फायदे भी बढ़ते जा रहे हैं। डिजिटल लेन-देन ने छोटे ग्राहकों और खुददार कारोबारियों को बहुत सहूलियत दी है। वित्तीय सहायता एवं अनुदान मुहैया कराने वाली सरकारी योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को सीधे मिल रहा है। पुलिस समेत विभिन्न सरकारी महकमों से जुड़ी सूचनाएं आम आदमी को तत्काल मिल जा रही है तथा शिकायतों को दर्ज कराना भी आसान हो गया है। स्वास्थ्य व शिक्षा में भी इसका प्रयोग बढ़ रहा है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने रेखांकित किया है कि आधुनिक तकनीक का सबसे बड़ा पहलू उसका सरल होना है। डिजिटल तकनीक ने पारदर्शिता भी सुनिश्चित किया है। ऑनलाइन की गई शिकायत या मांगी गई सूचना के साथ हेरफेर करना या उसे टालना सरकारी विभागों के लिए असंभव हो गया है। निजी क्षेत्र की सेवाओं के साथ भी यह बात लागू होती है। न्याय पाना नागरिक का आधारभूत अधिकार है। इसमें तकनीकी संसाधन बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। अब अगला आर्टिकल है ई उत्पादों पर लगे ई उत्पादों पर लगे आयात शुल्क। ये लिख रहे हैं डॉक्टर अश्विनी महाजन, जो है राष्ट्रीय सह संयोजक स्वदेशी जागरण मंच से। हालांकि विश्व व्यापार संगठन का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते अभी स्थगित हो गया है, पर अब तक की तैयारी से स्पष्ट है कि इस सम्मेलन में हमेशा की भांति बड़े औद्योगिक एवं विकसित देश ऐसे प्रस्तावों को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे जो उनकी कंपनियों के लिए तो हितकारी होंगे, लेकिन भारत समेत विकासशील देशों, खास तौर पर वहाँ के गरीबों के लिए अहितकारी होंगे। प्रस्ताव यह है कि गैर रिपोर्टेड और गैर विनियमित मत्स्ययन के लिए दी जाने वाली सब्सिडी समाप्त हो। यानी सीधे कोशिश यह है कि हमारे छोटे मछुआरों जो अपने जीवन यापन के लिए लघु स्तरीय मत्स्ययन करते हैं, उनको सरकार कोई सहायता न दे पाए, लेकिन बड़े बड़े ट्रोलरों एवं जहाज़ों द्वारा गहरे समुद्र में मत्स्ययन के लिए सहायता में कटौती का कोई प्रावधान नहीं है। भारत को कृषि उत्पादों की सरकारी खरीद के संदर्भ में विकसित देशों द्वारा अभी तक जो कथित रियायत दी जा रही है, उसके साथ अस्थायी समाधान के नाम पर यह शर्त लादी जा रही है कि सरकार द्वारा खरीदे गए कृषि उत्पादों का निर्यात नहीं किया जा सकेगा। कई उदाहरण इंगित करते हैं कि पूर्व में हुए समझौते गैर बराबरी के समझौते थे, जिनमें विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों के विकास को बाधित करने और उनकी सरकारों को अपने औद्योगिक कृषि और अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों को किसी भी प्रकार की मदद से रोकने के प्रावधान किए गए थे। लेकिन जहाँ जहाँ विकसित देशों की कंपनियों को फायदा पहुँच सकता था, उसके लिए विकासशील देशों से रियायतें लेने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी गई। कहा जाता है कि व्यापार एक युद्ध है। जब विकसित देश
वार्ताओं को एक युद्ध के रूप में देखते हैं, तब भारत को भी अपने हितों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए व्यापार वार्ताओं का सही उपयोग करना होगा। इस संदर्भ में संगठन के प्रावधान से ही इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों पर टैरिफ स्थगन के अस्थायी प्रावधान को समाप्त करने हेतु प्रयास करने का समय आ गया है। गौरतलब है कि तब ऐसे उत्पादों में व्यापार वस्तु बहुत सीमित था। संगठन के दूसरे मंत्री स्तरीय सम्मेलन में ही यह निर्णय हुआ था कि विकासशील देशों की विकास की आवश्यकताओं के संदर्भ में वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक व्यापार से संबंध सभी मुद्दों पर अध्ययन और अगले सम्मेलन तक इन उत्पादों पर शुल्क स्थगित रखा जाए। आज स्थिति यह है कि अकेले भारत द्वारा लगभग 30 अरब डॉलर से भी ज़्यादा ऐसे उत्पादों का आयात हो रहा है। यदि 10% भी शुल्क लगाया जाए तो भारत सरकार को 3 अरब डॉलर से ज़्यादा राजस्व प्राप्त होगा। यहाँ विषय केवल राजस्व की हानि नहीं है, बल्कि भारत जैसे देशों में जहाँ हमारे स्टार्टअप और सॉफ्टवेयर कंपनियां विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद बनाने में सक्षम हैं, जहां फिल्म और अन्य मनोरंजन के उत्पाद हम अपने देश में ही बना सकते हैं, लेकिन जब बिना शुल्क व रोक टोक के इस प्रकार के सभी उत्पाद आयात हो जाते हैं तो हमारे देश में उनके उत्पादन के लिए कोई प्रोत्साहन ही नहीं रहता। इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के निर्बाध आयात से केवल अमेरिका और यूरोप देश ही लाभान्वित नहीं हो रहे, बल्कि चीन को भी फायदा हो रहा है। दुनिया में उत्पादन का प्रकार भी बदल रहा है। आज किसी वस्तु को विदेश से मंगाने के लिए उसका भौतिक स्वरूप से आयात करना जरूरी नहीं है। 3D प्रिंटिंग द्वारा उस वस्तु को भौतिक रूप से बनाया जा सकता है। यदि ऐसा होता है तो भौतिक वस्तुओं के आयात शुल्कों से भी देश को हाथ धोना पड़ सकता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के बारे में दुनिया में अभी भी स्पष्टता नहीं है और न ही इसके व्यापार संबंधी विषयों की समझ में कोई मतैक्य है। विभिन्न प्रकार की चालाकियों से इस विषय को और संबंधित चर्चाओं को उलझाने की कोशिश भी हो रही है। भारत और दक्षिण अफ्रीका इस मामले में सतर्कता और स्पष्टता से सक्रिय है और विश्व व्यापार संगठन परिषद को दिए अपने प्रस्ताव में उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों पर शुल्क स्थगन पर प्रश्नचिन्ह लगाते हुए इस पर पुनर्विचार की मांग की है। दिसंबर 2019 में सदस्य देशों ने जून 2020 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन तक के 6 महीनों के लिए इस स्थगन को आगे बढ़ाया था। कोविड के चलते यह सम्मेलन नहीं हो पाया था। तब यह कहा गया था कि सम्मेलन में सदस्य देशों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन की परिभाषा स्पष्ट की जाएगी। भारत और दक्षिण अफ्रीका के प्रस्ताव में कई विकसित एवं विकासशील देशों के मत भी शामिल किए गए हैं तथा यहाँ कहा गया है कि विकासशील देशों के लिए इस शुल्क स्थगन पर पुनर्विचार करना जरूरी हो गया है ताकि आयात के नियमन के लिए नीति बन सके तथा राजस्व के साथ डिजिटल औद्योगिकीकरण के उद्देश्य की प्राप्ति की जा सके। इस मुद्दे की और
इस मुद्दे की ओर अधिक अनदेखी नहीं की जा सकती। भारत पहली 3 औद्योगिक क्रांतियों में पिछड़ा रहा है। आज चौथी औद्योगिक क्रांति का समय है, जो डिजिटल औद्योगिकरण के माध्यम से आएगी। हमें इस अवसर को खोना नहीं है। जब विकसित देश किसी भी हद तक जाकर भारत जैसे देशों पर दबाव बनाते हैं, तब भारत को भी अन्य विकासशील देशों को साथ लेकर विकसित देशों को रोकना होगा। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पर शुल्क लगाना डिजिटल औद्योगिकरण के लिए पहली शर्त होगी। अब अगला आर्टिकल है नवाचार को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता। यह है देश दुनिया से। COP 26 में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल हुई हैं, जिसमें सर्वाधिक बड़े प्रदूषकों द्वारा कोयले के उपभोग में कमी लाने की प्रतिबद्धता, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए किए गए प्रमुख वादे और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से लड़ने के लिए विकासशील देशों द्वारा अधिक धन राशि देने जैसे मुद्दे शामिल हैं। यहाँ उन लोगों का भी ध्यान रखना जरूरी है जो अगले कुछ दशकों में जलवायु परिवर्तन को लेकर कुछ कदम उठाने जा रहे हैं। हालांकि हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए मिले अवसरों को व्यर्थ न जाने दें। वैश्विक चुनौतियों को हल करने के लिए व्यक्तिगत सृजनशीलता व अन्वेषण अभी भी महत्वपूर्ण है, और विज्ञान व तकनीक चिरस्थायी भविष्य और लोगों के हाथों में शक्ति देने की कुंजी है। प्रतिभाओं को निखारने और उन्हें आगे बढ़ाने की स्पष्ट रूपरेखा के बिना हम सफलताओं की उम्मीद नहीं कर सकते। इसके लिए केवल शोध की राशि में वृद्धि करना ही सही नहीं होगा, बल्कि अभूतपूर्व नवाचार को प्रोत्साहन देने, उभरते क्षेत्रों के भीतर के कम विकसित क्षेत्रों के लिए मंच तैयार करने और दुनिया भर में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाले प्रेरणा स्रोतों के साथ संपर्क बनाने जैसे कदम भी उठाने होंगे। अब अगला आर्टिकल है बचना फिर मैं आ गया। ये लिख रहे हैं आलोक पुराणिक, जो है व्यंगकर। कुछ लोग इस कदर हर्षित और गर्वित होकर बधाई दे रहे हैं मानो वो ही 2022 को खींच कर लाए हों। साल 2022 आने के साथ यह खबर भी आ गई है कि कोरोना का ओमिक्रॉन संक्रमण तेजी से फैल रहा है। कई राज्यों में लॉकडाउन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। अस्पताल वाले दवा कंपनी ऐसे दिख रहे हैं जैसे मैरिज हॉल वाले शादियों के सीजन में दिखते हैं। हाल 2020 जैसा लग रहा है। यूँ शुभकामनाएं हैं कि वैसा हो नहीं। मुझे वह हिट गीत याद आ रहा है। बचना ए हसीनों लो मैं आ गया। इसे थोड़ा बदल दिया जाए। बचना ए इंडियनों मैं फिर आ गया। कोरोना फिर आ गया है। पर नेता रैलियों से
जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दलों से बात कर बताया कि सभी दल समय पर चुनाव चाहते हैं। जनता कोरोना में हो तो भी चुनाव होने चाहिए। नेता जान की चिंता तब करते हैं जब वो उनकी अपनी हो। जान पर खेलकर जनता वोट देगी। कोरोना में नेता वोट लेंगे। जनता देने का काम जान देने का काम जनता का है। यूपी में तो चुनाव से बहुत पहले चुनाव शुरू हो गए हैं। टीवी चैनलों का बस चले तो रोज ही चुनाव करवा दे। पीएम मोदी और अमित शाह के बहुत से दौरे यूपी में चुनाव की घोषणा से पहले ही हो लिए हैं। यूपी एक ऐसे चुनावी बाजार के तौर पर लग रहा है जहां कुछ कारोबारी तो बहुत पहले ही अपना टीम टामड़ा लेकर ग्राहक तलाशने पहुंच गए हैं और कुछ कारोबारियों के कहीं अते पते भी नहीं है कि वो है कहाँ। बढ़िया टिकाऊ माल ऐसे नारे एक तरफ के दुकानदार जाने कब से लगा रहे हैं, दूसरी तरफ से दुकानदारों के दर्शन तो फोटो में भी न हो रहे हैं। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे दिखाई नहीं पड़ते। शरद पवार बहुत दिखाई पड़ते हैं पर वे मुख्यमंत्री नहीं हैं। शरद पवार 2021 में उद्धव ठाकरे के साथ थे। 2022 में वे किसके साथ होंगे यह उनको भी न पता। उत्तर प्रदेश में इत्र उड़ रहा है। इत्र वाले इतना कमा सकते हैं यह देखकर बिल गेट्स को लग सकता है कि वे विंडोज इत्र बनाना शुरू कर दें। बस छोटी सी आफत यह है कि बिल गेट्स की आदत यह है कि वह हर 6 महीने में अपने विंडोज इत्र का अपडेट निकाल देंगे, जिसे लेकर कंपलसरी होगा, वरना इत्र का पुराना संस्करण काम न करेगा। कुल मिलाकर 2022 से उम्मीद करने में कुछ न जाता, पर उम्मीद करके कुछ होता भी नहीं। कितनी उम्मीदें की थी 2021 से और मिला क्या? कोरोना का डेल्टा संस्करण। अब डेल्टा के आगे का संस्करण ओमिक्रॉन है। खबरें हैं कि ओमिक्रॉन और डेल्टा के मिलजुल कर संयुक्त मोर्चे बनाया है, जिसका नाम है डेल्मिक्रॉन। इतनी शुभकामनाएं तो की ही जानी चाहिए कि कोरोना वायरस की वंश वृद्धि न हो, यह मुगल वंश जैसा लंबा न चले, सिर्फ बहादुर शाह जफर टाइप ही हो जाए। कमजोर बेअसर टाइप। अब अगला टॉपिक है नवाचार को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता। नवाचार को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। ये देश दुनिया से है। COP26 में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल हुई हैं, जिसमें सर्वाधिक बड़े प्रदूषकों द्वारा कोयले के उपभोग में कमी लाने की प्रतिबद्धता, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए किए गए प्रमुख वादे और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से लड़ने के लिए विकासशील देशों द्वारा अधिक धनराशि देने जैसे मुद्दे शामिल हैं। यहाँ उन लोगों का भी ध्यान रखना जरूरी है
जो अगले कुछ दशकों में जलवायु परिवर्तन को लेकर कुछ कदम उठाने जा रहे हैं। हालांकि हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए मिले अवसरों को व्यर्थ न जाने दें। वैश्विक चुनौतियों को हल करने के लिए व्यक्तिगत सृजनशीलता व अन्वेषण अभी भी महत्वपूर्ण है और विज्ञान व तकनीक चिरस्थायी भविष्य और लोगों के हाथों में शक्ति देने की कुंजी है। प्रतिभाओं को निखारने और उन्हें आगे बढ़ाने की स्पष्ट रूपरेखा के बिना हम सफलताओं की उम्मीद नहीं कर सकते। इसके लिए केवल शोध की राशि में वृद्धि करना ही सही नहीं होगा, बल्कि अभूतपूर्व नवाचार को प्रोत्साहन देने, उभरते क्षेत्रों के भीतर के कम विकसित क्षेत्रों के लिए मंच तैयार करने और दुनिया भर में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाले प्रेरणा स्रोतों के साथ संपर्क बनाने जैसे कदम भी उठाने होंगे। अब अगला आर्टिकल है आपके पत्र से, सेंचुरियन में इतिहास। ये लिख रहे हैं रामचंद्र महतो हजारीबाग से। भारतीय क्रिकेट टीम ने दक्षिण अफ्रीका के सेंचुरियन में इतिहास रच दिया। इस मैदान पर जीत दर्ज करने के साथ ही भारतीय टीम सेंचुरियन में जीत दर्ज करने वाली पहली एशियाई टीम बन गई है। पहले टेस्ट मैच में हमारी टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 113 रनों से बड़े अंतर से हरा दिया है। 3 टेस्ट मैचों के सीरीज में निर्णायक बढ़त हासिल कर ली है। इस जीत का फायदा हमें अगले मैच में अवश्य मिलेगा, क्योंकि हमारा मनोबल बढ़ा रहेगा। बस ज़रूरत है उस मनोबल को कायम रखते हुए अपने विकेट सुरक्षित रखने और एक बेहतरीन स्कोर खड़ा कर पाने की, जो दूसरी टीम के लिए मुश्किल चुनौती पैदा करे। मैन ऑफ द मैच रहे के.एल. राहुल के शतक ने बड़ा स्कोर खड़ा करने में काफ़ी मदद की। जीत में बुमराह, शमी, सिराज और अश्विनी की बेहतरीन गेंदबाजी की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अब अगला टॉपिक है, हमें सतर्क रहना होगा। देश में कोरोना संक्रमण के मामले फिर से बढ़ने से लोग दहशत में आने लगे हैं। टीके की दोनों खुराक लिए लोगों के संक्रमित होने से भी लोगों में भय व्याप्त हो रहा है। सुरक्षा कारणों से एक बार फिर लोग घरों में रहने को विवश हो गए हैं। ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसके सामुदायिक प्रसार की खबरों ने लगभग सभी को सतर्क कर दिया है। कई विशेषज्ञ भी मानते हैं कि देश में कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है। बीते वर्ष की तरह इस वर्ष तबाही न मचे, इसलिए सरकार भी पाबंदियां लगा रही है। कई जगह नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। अनेक निजी संस्थानों ने तो कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या आधी कर दी है। मेट्रो में भी सख्ती बढ़ गई है। संक्रमण को लेकर भयभीत होने की बजाय सतर्क और जागरूक रहकर हम अपना बचाव कर सकते हैं। हमारा यह कदम देश को तबाही से बचाएगा। ये लिख रहे हैं निशा कश्यप दिल्ली से। आता है नए वर्ष में नई आशा। नए वर्ष में भारत तरक्की के नए आयाम छूए, इसके लिए शुरुआत से ही बड़े लक्ष्यों का
निर्धारण करना और उसे प्राप्त करने का प्रयास करना होगा। बीते 2 वर्षों में शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य समेत तमाम क्षेत्रों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। आशा की जानी चाहिए कि इन क्षेत्रों में बेहतरी के लिए इस वर्ष जो प्रयास हो वह पूरे मन से हो और उसमें हमें सफलता मिले। इसके लिए हमें पूर्ण रूप से डिजिटल होने और टेक्नोलॉजी के साथ कदम मिलाकर चलने की ज़रूरत है। यह समय टेक्नोलॉजी का है। इसके सहारे ही हमें देश में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सुविधाओं का सृजन करना होगा। नया वर्ष नई आशा के साथ नए अवसर भी देगा, जिसे पहचान कर हमें आगे बढ़ना है। बीते 2 वर्षों में हमने अगर कुछ गंवाया है तो बहुत नए रास्ते भी तलाशे हैं, जिसकी सहायता से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। यह सब कुछ अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए करना है। ये इसी के साथ जो है आपका 3 जनवरी 2022 का संपादकीय प्रभात समाप्त होता है।